हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का दूसरा अध्याय करने वाले हैं, जिसमें लेखिका मृदुला गर्ग इनके द्वारा लिखित एक कहानी दी गई है, मेरे संग की औरतें। और आज के इस वीडियो में हम ये कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको सुनाएं कहानी मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब लेखिका कहती हैं कि उनकी एक नानी थी, जाहिर है सबकी एक नानी होती है, तो उनकी भी थी। कहती है कि उन्होंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा, क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले ही नानी का देहांत हो चुका था और उन्होंने अपनी नानी से इसी वजह से कहानियाँ भी नहीं सुनी। वह 3 बहनें थीं और तीनों बहनें क्या करती थीं? कहानियाँ लिखा करती थीं। जो हमारी लेखिका है मृदुला गर्ग, वह 3 बहनें थीं और तीनों बहनें क्या करती थीं? कहानियाँ लिखा करती थीं। आगे लेखिका कहती हैं, नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। लेखिका बता रही हैं कि उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, उनसे कोई कहानी सुनी नहीं, लेकिन नानी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी थी। और किससे सुनी थी? तो अपनी माँ से। उनकी माँ कहती हैं कि नानी कैसी थी? एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानसी औरत थी, यानी घूंघट में रहना पसंद करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री यानी लॉ पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए? विलायत, विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया हो। अब देखिए, जैसा कि लेखिका के नाना जी विदेश चले गए थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और जब वो वहाँ से आए तो उनका रहन सहन भी विदेशियों की तरह ही हो गया। लेकिन नानी जो थी वह जैसी थी वैसी ही रही। उन्होंने अपना कुछ भी छोड़ा नहीं, जो रीति रिवाज उनके थे वह उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी और नाना अपने तरीके से जी रहे थे। अब चलिए आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोड़ हो उठी। मुंहजोड़ कहने का अर्थ क्या है बच्चों? मुंहजोड़, जो व्यक्ति कभी किसी के सामने नहीं बोला हो, अब वह सबके सामने अपनी इच्छाओं को रखने लगा है। तो इसीलिए यहाँ पर नानी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मुंहजोड़। तो कहती हैं कि नानी का उम्र जो था वह बहुत ही कम था और उस उम्र में उनकी मौत हो गई थी, और उस समय लेखिका की माँ सिर्फ 15 वर्ष की थी। तो बच्चों, ये कहानी जिस ज़माने की है, उस ज़माने में बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। तो जब लेखिका की माँ 15 वर्ष की थी, तो उनकी नानी के मन में एक ख्याल आया कि मैं नहीं रहूँगी तो इसकी शादी ना जाने नाना कैसे लोगों से करेंगे। अब देखिए, नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब देखिए, नानी जो है वह बहुत ही बीमार है, उनको पता है कि वो नहीं बचेंगी। तो नानी, जिन्होंने कभी नाना से खुलकर के इस तरीके से बात नहीं किया, अब वह क्या कहती हैं नाना से कि वह किससे मिलना चाहती हैं? प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं।
अब क्यों मिलना चाहती हैं भाई, ये सुनकर के तो नाना जी भी परेशान हैं। अब देखिए सब दंग रह गए। अब जो नानी कभी किसी के सामने कुछ बोली नहीं, यहाँ तक कि नाना को भी कुछ नहीं बोलती थी, अब वह उनके सामने भी बोलने लग गई। तो ये सब देख करके वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी हैरान रह गए। जिस पर्दा नसी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। अपने मर्द से कहने का अर्थ है, यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि नानी कभी नाना जी से भी खुलकर बातें नहीं करती थी, और जब उन्होंने अचानक किसी और दूसरे मर्द से बात करने की बात कही तो यह बात सुनकर के सब क्या रह गए, अवाक रह गए, यानी आश्चर्य में पड़ गए। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब देखिए नानी के पास वक्त बहुत ही कम था, तो नाना वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कहाँ गए, अपने दोस्त प्यारे लाल शर्मा के पास, और उन्हें लेकर के आए और नानी के हुजूर में पेश किया, यानी नानी के सामने ला करके उन्हें खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों की फरमावरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। अब देखिए नाना नानी की एकलौती बेटी थी, और उसमें भी नानी क्या कहती है प्यारेलाल शर्मा से कि उनकी बेटी के लिए रिश्ता कौन लाए, प्यारेलाल शर्मा। वह नहीं चाहती थी कि जिस तरह से उनके पति का रहन सहन है साहबों की तरह, वैसा लड़का उनकी बेटी को मिले। अब आगे देखिए, कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। किसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं बच्चों, तो यहाँ पे बातें नानी के बारे में हो रही हैं। लेखिका कहती हैं कि जो नानी हमेशा पर्दे में रहना पसंद करती थी, किसी से बातें नहीं करती थी, आज वह खुल कर के क्या कर रही हैं, अपने पति के मित्र से कह रही हैं उनकी बेटी के लिए कैसा लड़का होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी, यानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ता हो, ऐसा इंसान। तो इसीलिए यहाँ लेखिका कहती हैं कि उनकी नानी उस समय में किस ख्याल की थी, आज़ाद ख्याल की थी। आज़ाद ख्याल कहने का अर्थ है स्वतंत्र विचारधारा। उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उनमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। अब नानी नाना के कामों में कभी दखल अंदाजी नहीं की, उन्हें जैसा रहना था वैसा रहने दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी उन्होंने अपने तरीके से जिया, नाना के तरीके से नहीं। तो इसीलिए लेखिका कहती हैं कि उस समय में भी उनकी नानी स्वतंत्र विचारधारा की थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब लेखिका यहाँ अपनी माँ का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि अब नानी चाहती थी कि माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो, और उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था,
तो आप सोच ही सकते हैं बच्चों कि उस समय भारत के लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी। तो जब उनके पिताजी ICS का एग्ज़ाम देने गए तो उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और इस वजह से माँ को कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ी? सादा। और ख्याल कैसे थे उनके? उच्च। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। कमर चनका खा जाती यानी कमर में मोच आ जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अब देखिए, माँ की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी उस समय। छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई थी और खादी की साड़ी उन्हें पहनने नहीं आता था। तो जिस वजह से कह रही हैं लेखिका कि माँ क्या करती थी, रात रात भर साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी ताकि दिन में उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अब देखिए, अब यहाँ जो लेखिका की दादी हैं वह अपनी बहू यानी लेखिका की माँ के बारे में क्या कहते हैं कि लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक थी। जैसे कोई भी नाजुक बर्तन, जैसे हम कांच का ग्लास यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने उसे यूज़ किया, धोया, पोंछा और फिर से सही जगह पर रख देते हैं ताकि वह टूट करके गिरे नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उनकी दादी कहती हैं कि हमारी माँ ऐसी थी कि उन्हें धोया, पोंछा और छींके पर टांग दिया। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि लेखिका की माँ बहुत ही नाजुक थी। क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। अब यहाँ साहबों से वसीभूत कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों? तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि उस समय उनके यहाँ अंग्रेज़ों से खासी दोस्ती थी। जबकि अंग्रेज़ भारत को गुलाम कर रखे थे, फिर भी कुछ लोग जो हैं वह उनको मानने वाले थे, उनको चाहने वाले थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। अब नाना विलायत रह के आए थे तो उनका रहन सहन सब कुछ अंग्रेज़ों के जैसे ही था और वह अंग्रेज़ों के बीच ही रहते थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यानी सब कुछ होते हुए भी किसका दबदबा था? साहबी ससुर यानी लेखिका के नाना का। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। अब यहाँ लेखिका कहती हैं कि उनके नाना की विचारधारा नानी की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से माँ की कहानी कैसी लग रही है? तिलिस्म यानी जादू से भरा हुआ। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात एक वृक्ष है बच्चों जो कभी भी मुरझाता नहीं है, उसके फूल सदैव खिले ही रहते हैं, कभी मुरझाता नहीं है। तो लेखिका अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि माँ कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत थी और उनमें नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ
ईमानदारी और निष्पक्षता भी थी। वह कभी भी पक्षपात नहीं करती थी, बहुत ही निस्वार्थ भाव से सबके साथ घुल मिलकर रहती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। यानी कोई भी काम हो उसमें माँ की राय जो है वह अहम माना जाता था और जो वो राय देती थी उसे पत्थर की लकीर, यानी जो बात उन्होंने कह दिया उसे पत्थर की लकीर मान करके उस काम को किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुल्मे का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों के ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्जाद पिताजी भी। अब देखिए, दादी ने एक कहावत कही कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बैल जो बहुत ही मेहनती होता है, बहुत ही मेहनत करता है। तो कहते हैं कि उनकी जो परवरिश हुई थी उसमें सिर्फ उनकी माँ का ही योगदान नहीं था, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का योगदान था। यहाँ तक कि पिताजी भी उसमें शामिल थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कहानी में यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि माँ के अंदर भी आज़ादी का जुनून था, जैसे सबके अंदर था। आगे है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरभार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी माँ कुछ भी नहीं करती थी। एक तो वह बीमार रहती थी जिस वजह से भी नहीं करती थी। तो इसलिए लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ का हाथ जो है वह किसी चीज़ों में नहीं था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। यानी माँ जैसी थी, ससुराल वाले ने उन्हें उसी तरह स्वीकार किया था। उसमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। तो अब कहती हैं कि माँ तो इस तरीके की थी, लेकिन फिर भी घर के सभी लोग जो थे वह उन्हें बहुत प्यार करते थे। ऐसा क्यों करते थे? जब वो कुछ नहीं करती थी तो फिर ऐसा क्यों होता था? तो लेखिका के मन में दो कारण आए हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला है, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी वह दूसरे की बातों को सुनती थी लेकिन किसी और के सामने नहीं कहती थी। तो ये दो मुख्य कारण लगे हैं लेखिका को, जिस वजह से उनके ससुराल के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो।
और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, और इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। निजत्व कहने का अर्थ है बच्चों अपनी मनमर्जी से जीवन जीना। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनके घर में कोई भी चीज़ उन पर थोपी नहीं जाती थी। क्या था उनके घर में? निजत्व। और इसी वजह से लेखिका, 3 बहनें और उनका एक छोटा भाई क्या बने? लेखक। यानी उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास ये सभी लिखने शुरू किए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रहण की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि लीक से खिसक कर यानी जो रास्ता सब लोग चुनते हैं उनसे हटकर उनके घर के लोग जो हैं वह सोचते थे। जैसे उनकी परदादी क्या चाहती थी कि उनकी जो बहू है उन्हें बेटी हो, जबकि लोग क्या सोचते हैं कि भैया हमारा पहला बच्चा बेटा हो। लेकिन देखिए उस समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे ख्याल के थे जो क्या चाहते थे कि उनका पहला संतान बेटी हो। तो बहुत कम लोग थे जो लीक से हटकर सोचते थे। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्या दान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अब ऐसी बात तो थी नहीं कि उनके खानदान में बेटी हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी परदादी क्या चाहती थी कि उनके घर में बेटी का ही जन्म हो। अब आगे देखिए, कहानी में आगे है, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। वह मंदिर जाती और बार बार भगवान के सामने क्या मन्नत रखती कि उन्हें पोती मिले। पूरा नुक्कर गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा है। सीधा सीधा तार जुड़ा है कहने का अर्थ है बच्चों कि माँ जी जो भी मांगती थी वह उन्हें मिल जाता था। तो वहाँ नुक्कर के जितने भी लोग थे वह सभी जानते थे कि माँ जी ने भगवान से अगर बेटी कहा है तो बेटी ही होगा। अब देखिए, बेतार का तार, भगवान से जो तार जुड़ा होता है, जो कनेक्शन जुड़ा होता है, वह कैसा होता है? बेतार का तार, है ना। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। आरजू यानी इच्छा। आरजू शब्द का अर्थ होता है बच्चों इच्छा, जो उन्होंने ईश्वर से जाहिर की थी कि उनकी एक ही इच्छा है कि उनके खानदान में सबसे पहले क्या आए? पोती आए। तो बच्चों आज की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कहानी काफ़ी लंबी है तो हम इसे
पार्ट वाइज सुनेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।